डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार कि जब हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो रजिस्ट्रार के पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें उस रजिस्ट्रेशन के साथ साथ सबमिट कराने पड़ते हैं। सो इसके अंदर जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है दैट इज़ गिवन इज़ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। कोई भी कंपनी इसके बिना इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती है, यानी कि इसके बिना किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी एंड डिटरमाइन द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी। अब बात आती है कि इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऐसा क्या होता है कि इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो इसको इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसलिए कंसिडर किया जाता है, क्यों? क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, कि उस जो बिज़नेस है उस कंपनी को फॉर्मेशन करने के पीछे जो मेन रीज़न है वो क्या है, उसके लिए उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ रिटन ऑन इट, वो उसके ऊपर लिखा होता है। और साथ के साथ जो भी अथॉरिटी है, कितनी उनके पास पावर होगी, वो रिटन उस पर होती है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज़ सर्टेन बेसिक पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इज़ परमिटेड। का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिनके आधार पर एक कंपनी को क्या है, परमिट किया जाता है उसे, यानी कि इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इन पब्लिक कंपनी, जो भी क्या है पब्लिक कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, मिनिमम उनके अंदर क्या है 7 पर्सनस की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मिनिमम जो मेंबर्स हैं, पीपल्स जो हैं, उनके जो सिग्नेचर होने चाहिए किसके ऊपर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर, वो 2 लोगों के द्वारा होने चाहिए। 7 पीपल्स किसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे, एट द 7 पीपल्स का सिग्नेचर होना चाहिए पब्लिक कंपनी के अंदर। और प्राइवेट कंपनी के अंदर ओनली 2 पीपल्स हैज़ रिक्वायर्ड टू साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ईच सिग्नेचरी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 शेयर ऑफ ईच, यानी कि हर एक जो सिग्नेचर करने वाला पर्सन है उसके पास कंपनी का एटलीस्ट 1 शेयर तो क्या है, होना चाहिए। दिस शुड कैरी द नेसेसरी स्टैम्प ऑल्सो। और वो जो मेमोरेंडम जो एसोसिएशन जो है उसके ऊपर जो नेसेसरी क्या है स्टैम्प की रिक्वायरमेंट होती है, दैट स्टैम्प मस्ट बी देयर। ये तो था फर्स्ट। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, पहला जो इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है किस समय, जब हम क्या कराते हैं, एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। यानी कि जब हम क्या करा रहे हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी देयर आर सम डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड विच वी हैव टू बी सबमिट इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें हमें रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराना पड़ता है। उसके अंदर सबसे पहले आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट के अंदर कंपनी का ऑब्जेक्टिव लिखा होता है कि कंपनी को किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, कंपनी की क्या अथॉरिटीज़ हैं, उसकी क्या लिमिट्स होंगी, दैट आर मेंशन्ड ऑन इट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर्स के सिग्नेचर होने चाहिए, अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर्स के सिग्नेचर उस पर होने चाहिए। और ईच जो मेंबर है जो उसको साइन कर रहा है उसके पास कंपनी का एटलीस्ट 1 मिनिमम शेयर होना ज़रूरी है। और इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर जो भी नेसेसरी क्या है स्टैम्प की रिक्वायरमेंट है, वो नेसेसरी क्या है स्टैम्प भी उस पर होनी चाहिए। सेकंड जो मेन जो डॉक्यूमेंट है दैट इज़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद आने वाला दूसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो होता है इन दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मेंशन्ड होते हैं जो कि फुलफिल किए जाते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। जो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, जो उद्देश्य हमने निर्धारित किया है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जितने भी नियम होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, दैट रूल्स आर मेंशन्ड। एंड टू रन द कंपनी एक इन अ प्रॉपर मैनर, क्योंकि किसी भी चीज़ को देखो सही तरीके से करने के लिए क्या होने चाहिए, उसके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, सही उसके मापदंड होने चाहिए। फिर उन्हीं मापदंडों को फॉलो कर कर क्या है एक कंपनी को सही तरीके से चलाया जा सकता है। सो दैट इज़ वाई तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शुड बी प्रिंटेड। आर्टिकल्स ऑफ जो एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होना चाहिए एंड डिवाइडेड
इनटू पैराग्राफ्स, और जो प्रिंट किया जाता है पैराग्राफ्स के अंदर इसको लिखा जाना चाहिए। फॉर अ पब्लिक कंपनी इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, तो उस कंपनी के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेसेसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की जगह इट अगर ज़रूरत पड़ती है, इफ़ रिक्वायर्ड इट कैन एक्सेप्टेबल ए इन द प्लेस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर हमारी जो कंपनी का एक लॉ है उसके अंदर एक टेबल ए है, यानी कि अगर वहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उन्होंने नहीं बनाया है तो टेबल ए के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। इन दिस कंडीशन वाइल सेंडिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू द रजिस्ट्रार, जब रजिस्ट्रार के पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भेजा जाता है तो विदाउट द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो उसके ऊपर मेंशन किया जाता है कि भाई अगर कोई कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बना रही है तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन करती है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विदाउट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार को दे रही है बिना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस, कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस, जो भी इंफॉर्मेशन है किसके रिलेशन के अंदर, प्लेस से जुड़ी हुई, सिचुएशन से, कहाँ पर वो सिचुएटेड है, ऑफ द कंपनीज रजिस्ट्रार ऑफिस इज ऑल्सो सेंड टू द रजिस्ट्रार ऑफिस, तो वो भी रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर भेजी जाती है कि जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन, जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है ये इन्फॉर्मेशन उन तक क्या है, पहुँचानी देनी होती है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक लिस्ट होती है जिसके अंदर जो जो क्या है लोग एग्रीड होते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं उस कंपनी के एज अ डायरेक्टर बनने के लिए, तो उनकी भी जो मतलब उनके जो नाम की जो लिस्ट होती है उनके एड्रेस के साथ और उनसे सिग्नेचर करवा कर वो सारी डिटेल्स भी क्या हैं भेजी जाती हैं, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। इसके बाद में आता है रिटर्न कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, जिन लोगों को हमने क्या किया है, डायरेक्टर वहाँ पर बनाया है, तो अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स की लिस्ट के साथ साथ उनकी जो रिटर्न कंसेंट होती है, यानी कि लिखित के अंदर उनकी स्वीकृति कि वो क्या है उस संस्था के साथ क्या है जुड़े हुए हैं, तो उनसे एक लिखवाया जाता है कि भाई वो किसी प्रेशर के अंदर या उनके ऊपर दबाव बनाकर तो उन्हें रजिस्ट्रेशन मतलब उसको मेंबर नहीं बनाया गया है, डायरेक्टर नहीं बनाया गया है, तो उनकी एक जो लिखित क्या होती है, स्वीकृति होती है, वो भी क्या है प्रोवाइड करनी ज़रूरी होती है, वहाँ पर देनी नेसेसरी है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि जो भी पर्सन क्या बनता है वहाँ पर डायरेक्टर बनता है, अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स। तो बेटा क्वालिफिकेशन शेयर्स का मतलब है कि अगर एक पर्सन को क्या करना है, डायरेक्टर बनना है, तो डायरेक्टर बनने के लिए मिनिमम क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास कितने होने चाहिए, वो रिक्वायरमेंट उसके पास होनी चाहिए। अलॉन्ग विद द रिटर्न कंसेंट, रिटर्न लिखित जो कंसेंट है उसके साथ साथ अनदर जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, एक प्रॉमिस उन्हें भेजनी होती है डायरेक्टर्स को कि वो क्या करेंगे, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर है, यानी कि डायरेक्टर बनने के लिए कम से कम कितने शेयर उनके पास होने चाहिए, उन शेयर्स को वो क्या है लेंगे और उसके लिए पेमेंट करेंगे, कंपनी को पैसे देंगे। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी नो सच इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड। अगर कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी है, तो इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है किसके अंदर, ओनली फॉर द पब्लिक कंपनीज के अंदर देना इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगला आ जाता है प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट विद मैनेजरियल पर्सोनल्स। प्रिलिमिनरी शब्द का मतलब होता है प्राइमरी, एग्रीमेंट अनुबंध, किसके साथ, जो मैनेजरियल पर्सन्स है जिनको हमने मैनेजर्स अपॉइंट किया है। इफ़ द कंपनी इज़ मैनेज्ड बाय, अगर कंपनी को चलाया जाता है किसके द्वारा, डायरेक्टर्स के द्वारा, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर्स के द्वारा, सेक्रेटरीज, ट्रेजरर्स के द्वारा, ट्रेजरर्स होते हैं खजांची जो पैसे को रखते हैं। देन अ कॉपी, एक कॉन्ट्रैक्ट की जो उनकी कॉपी होती है, उनके साथ जो हमारा अनुबंध हुआ है, जिन पोस्टों के ऊपर हमने उन्हें रखा है, उनकी एक कॉपी भी रजिस्ट्रार्स को देने ज़रूरी है। प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है इन इन्फॉर्मेशंस को देना, दिस इज़ नेसेसरी फॉर द पब्लिक कंपनी टू गिव दिस इन्फॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार।
अगला आता है स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन। अगर कोई भी ज़रूरी या आवश्यक इन्फॉर्मेशन है वो डिक्लेयर करना। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब क्या किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कंपनी की स्थापना की जाती है, एक स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन रजिस्ट्रार को भेजी जाती है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं, नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनके द्वारा क्या है फिलअप किए गए हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब भेज देते हैं, उसके साथ साथ थर्ड स्टेप आता है पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फीस, कि जब हम डॉक्यूमेंट्स लेकर क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट, उन डॉक्यूमेंट के साथ साथ उसकी जो एक फ़ीस होती है वो भी रजिस्ट्रार जो है, जो कंपनी के रजिस्ट्रार है उसके पास हम डिपॉजिट कराएंगे। फ़ीस जो भी डिपॉजिट करनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में जाती है, जो कि आरबीआई के अंदर जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। द रेट ऑफ फीस इज़ गिवन इन द, जो कंपनीज एक्ट है उसके 10th शेड्यूल के अंदर दिया गया है कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव फॉर्मेलिटीज़, जो भी ऊपर दी गई हुई फॉर्मेलिटीज़ है इनको पूरा करने के बाद में वो रजिस्ट्रार के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार चेक करता है, उनकी सत्यता को क्या करता है, जांच करता है, जो भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई हैं। इफ़ ही सेटिस्फाई विद द कंप्लीशन ऑफ ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज़, जितनी भी क्या है कानूनी जो कार्रवाई है वो करने के बाद में अगर वो क्या होता है, उनसे सत्यापित होता है, यानी कि सेटिस्फाई होता है, इन्फॉर्मेशन उसे सही लगती हैं, तो वो अंडर द कंपनीज एक्ट जो 2013 है उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या करता है, वहाँ पर दे देता है, यानी कि जिसे हम सिन नंबर कहते हैं या फिर कई बार जिसे टिन नंबर भी कहा जाता है। कंपनी का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो नंबर क्या कर देता है, वो इशू कर देता है। अब जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो क्या हो जाता है, कंपनी क्या हो जाती है, एक इनकॉर्पोरेटेड आइडेंटिटी हो जाती है, यानी कि एक कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो अपने मालिक से एक अलग पहचान बना चुकी होती है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट, कोर्ट के अंदर उस डॉक्यूमेंट को क्या है प्रेजेंट किया जा सकता है एज अ प्रूफ कि कंपनी क्या है कंपनी का स्थायित्व है, यानी कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो कंपनी का क्या है, स्थायित्व भी है, उसका एग्जिस्टेंस है। कंपनी बिकम एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, तो कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है जिसे कि लॉ की हेल्प से क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। इट आइडेंटिफाई इट कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट मेंबर, तो ये भी क्या है इसके साथ साथ सर्टिफाई किया जाता है कि कंपनी क्या है उसके मेंबर से एक अलग पहचान रखती है। आइडेंटिटी ऑफ कंपनी बिकम परमानेंट, कंपनी की जो पहचान है वो परमानेंट नेचर की बन जाती है। प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट, एक प्राइवेट जो कंपनी होती है वो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, लेकिन बेटा पब्लिक कंपनी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए, उसके बाद वो क्या करती है, उसको स्टार्ट करती है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, रजिस्ट्रेशन के बाद में आता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन। एक जो प्राइवेट कंपनी होती है और अ पब्लिक कंपनी विच डजंट हैव, जिसके अंदर शेयर कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि लोगों के अंदर जो शेयर्स इशू नहीं करती है, ठीक है, तो वो अपने बिजनेस को क्या कर सकती है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन कमेंस करना, शुरू करना, अपने बिजनेस को शुरू कर सकती है। हेंस कंपनी सब्सक्रिप्शन जो स्टेज है या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की जो स्टेट है वो ओनली जो पब्लिक कंपनी होती हैं जो क्या करती हैं, शेयर कैपिटल के ऊपर स्टार्ट होती हैं, उनके लिए क्या होती है, नेसेसरी होती है। अंडर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज होती है, एक प्रमोटर हैज़ टू परफॉर्म, उसको कुछ इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं प्रमोटर को करनी पड़ती है, क्योंकि प्रमोटर को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंपनी कहा जाता है, जो कंपनी को स्टार्ट करता है। एक जो कंपनी होती है वो क्या करती है, अपना जो प्रोस्पेक्टस होता है इशू करती है, एक कॉपी उसकी क्या करती है, रजिस्ट्रार के पास उसकी सेंड करती है। बैंक क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन, द बैंकर रिसीव द एप्लीकेशंस ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशंस रिसीव करते हैं। इफ़ द कंपनी रिसीव्स रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ द शेयर्स देन द डायरेक्टर पास द प्रपोजल ऑफ अलॉटमेंट, अगर कंपनी को उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स को हमने क्या किया है, इशू किया है, अगर उसके 90% के लिए हमें अगर एप्लीकेशन मिल जाती हैं तो बैंक क्या, किसे कंपनी क्या कर सकती है, अलॉटमेंट कर सकती है, उन शेयर्स को दे सकती है और अदर जो मनी है उसको कलेक्ट कर सकती है। अगर कंपनी के जो शेयर्स है उनके 90% शेयर्स को अगर 120 दिन के अंदर अंदर क्या है नहीं परचेज किया जाता है तो जो भी अमाउंट है वो वापस कंपनी को क्या है रिफंड करना पड़ता है, लोगों से जो पैसे लिए हैं उनके पैसे वापस रिटर्न करने पड़ते हैं।
फॉर मेकिंग दी असेट्स ऑलरेडी परचेज टू बी। अब बात आती है कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो एक लिमिट लगाई गई है, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट क्यों लगाई गई है, क्या होता है, उस पैसे को कहाँ यूज़ किया जाता है। 90% जो हम कहते हैं कि कंपनी ने जितने भी शेयर्स इशू किए हैं, उन शेयर्स के मान लो 10,000 शेयर्स इशू किए, तो उसका 90% कितना हो गया, 9,000 शेयर्स के लिए लोग अप्लाई करें, पैसे भेजे कंपनी के पास, उनको खरीदने के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं है 90%, तो 1 से 120 दिन के अंदर अंदर अगर हो गए तो ठीक है, अगर नहीं तो उनके पैसे वापस उन्हें कर दिए जाते हैं। अब वो पैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट क्यों लगाई, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन से जो पैसा मिलता है कंपनी उससे पेमेंट करती है, जो भी कंपनी ने क्या की है, संपत्तियां खरीदी हैं। जो प्रिलिमिनरी कंपनी की शुरुआत करने में, कंपनी को खोलने में जो भी खर्चे आते हैं, उन खर्चों को पूरा करने के लिए उन पैसों को यूज़ किया जाता है, या फिर जो भी उन्होंने पैसे बोरो किए हैं उस अमाउंट की पेमेंट करने के लिए, या कंपनी को आगे चलाने के लिए क्या है, दिस अमाउंट इज़ यूज्ड बाय द कंपनी।